गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 11th का मैथ के टॉपिक के बारे में आप लोग को समझाऊंगा। आप सबसे पहले आप लोग को पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सर्वप्रथम आप लोग 10th पास आउट होके आए हैं। 10th में किन्हीं का रिजल्ट बहुत ही अच्छा गया होगा, किन्हीं का रिजल्ट आंशिक रूप से अंशतः अच्छा गया होगा। ये उस स्तर से वो समझ रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं गया, या कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन ये देखना है आपको कि आप रिजल्ट ही ये अंतिम रिजल्ट आपका नहीं था, इसके आगे और भी आपको एग्ज़ाम देना है, उसमें भी रिजल्ट लेना है। तो सिर्फ इसको अंतिम रिजल्ट मान के आप अगर हरास हो जाइएगा कि नहीं अब मैं नहीं पढ़ूँगा, मुझे नहीं पढ़ना है, या हमको ये टॉपिक भारी लगता है, हम इसलिए ये साइंस नहीं पढ़ेंगे, आर्ट्स नहीं पढ़ेंगे, कॉमर्स नहीं, आप तीनों स्ट्रीम से किसी भी स्ट्रीम से स्वतंत्रता पूर्वक आप चयन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप हतोत्साहित मत होइए। रिजल्ट ही सबसे अंतिम लक्ष्य नहीं है, रिजल्ट से आगे भी आपको ऊपर का भी और भी लक्ष्य होगा। उस लक्ष्य को आपके अपने एम को पकड़िए, आप किस एम में क्या आपको बनना है और क्या करना है, बस उसको मोटिव लेके आगे की ओर बढ़िए। पीछे जो हो चुका है उसको भूल जाइए, जो भी रिजल्ट आया है उसी रिजल्ट से संतुष्ट रहिए और आगे उससे बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए। इस बेहतर रिजल्ट लाने के लिए मैं आप लोग को पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज में आमंत्रण करता हूं कि आप अभी यूट्यूब के चैनल द्वारा पढ़िए। जब लॉकडाउन की स्थिति खत्म होगी, कोचिंग वगैरह खुल जाएंगे, तो आपका स्वागत है, आप ऑफलाइन क्लासेज में आके पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो समझने में या वीडियोस देखने में, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि 11th के टॉपिक का मैं जो भी वीडियोज अपलोड करूं वो आप लोग को तुरंत मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 11th के में आप लोग लेना क्या चाह रहे हैं। अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया तो साइंस स्ट्रीम 2 पार्ट में होता है, पीसीएम और पीसीबी। पी फिजिक्स, सी केमिस्ट्री, एम मैथ, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसमें ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आपको पढ़ना है। ये मैथ और बायोलॉजी में से आप चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमको मैथ पढ़ना है या बायोलॉजी पढ़ना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये कर सकते हैं कि जो मैथ पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा में मैथ भी ले लेते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड के जो न्यू पैटर्न आया उसमें आप मैथ वाले भी साइड में बायोलॉजी रख सकते हैं और बायोलॉजी वाले भी साइड पहले भी रखते थे मैथ, आप भी रख सकते हैं। ये आपको हो गया ग्रुप चयन करने के लिए। यदि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो, यदि आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स में आपको रुचि है तो आर्ट्स पेपर भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो कॉमर्स से भी पढ़ सकते हैं, ये इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि आप साइंस स्ट्रीम लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए 2 ग्रुप बनता है, पीसीएम और पीसीबी। अब इसमें ये 3 पेपर तो हो ही गया, अब इसके अलावा 2 लैंग्वेज का पेपर है, वो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का है, वो आप सिलेक्ट करके आप कर लीजिए। जिस समय आप एडमिशन का अभी निकलेगा तो वो कर सकते हैं। तो ये होगा आपको सिलेक्शन करना। अब होता है कि हम साइंस क्यों पढ़े, 11th में हम साइंस स्ट्रीम से ही क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है कि अभी आपको जनरली लोग का एम होता है कि हम आगे +2 कर लें, 11th 12th करने के बाद ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन के बाद हम एसएससी में जाए, बैंकिंग करें या जॉब के बाद बीपीएससी जाए, यूपीएससी जाए, जिस फील्ड में आपको जाना हो, जो जिस एम को आप लेके चल रहे हैं उस एम में देखिएगा कि जो जनरलाइज कंपटीशन होता है, जनरल कंपटीशन जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब कंपटीशन में क्या है कि 11th और 12th के मैथ का टॉपिक आपको जनरल कंपटीशन में बहुत सा क्वेश्चन मिलता है। और अभी एसएससी के सिलेबस में आपको बहुत सा दिया हुआ है, एडवांस मैथ करके आता है, उसमें आपको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलेगा। जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, उससे थोड़ा सा आगे इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर हायर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, वो भी बताएंगे सिलेबस में, तो समझ लीजिएगा। तो वो चीज़ आपको पढ़ना है। इस लेके क्या होता है, आदमी खास करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सोचता है कि हम साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट हो जाएं, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल में अपना हम स्ट्रीम चेंज करके आर्ट्स में चले जाएं, कॉमर्स पढ़ लें, फिर आगे ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सा वैकेंसी है, बहुत सा जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप, ये कोई प्रेशर नहीं है कि आप साइंस स्ट्रीम ही पढ़ें, लेकिन यदि साइंस स्ट्रीम पढ़ते हैं तो अब तो आपके साथ ऑप्शन भी है कि आप बायोलॉजी रख के भी मैथ ले सकते हैं, मैथ रख के भी बायोलॉजी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम दोनों पेपर साथ पढ़ें या दोनों में किसी एक पेपर का चयन करें। यदि आप मैथ का चयन करते हैं तो मैं पहले आपको मैथ के सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मैथ के सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या है। वो पढ़ने के वो सिलेबस जानकारी रखने के बाद ही आप समझ सकते हैं कि हाँ उसमें टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या इससे रिलेटेड चीज़ हम आगे पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ कि 11th के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आपको है जो पढ़ना है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है ये भी मैं आपको आज बताऊँगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको इसमें जो पढ़ना है उसमें पहला एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो आप लोग बुक खरीद लीजिएगा। बुक अगर पास अवेलेबल है, उपलब्ध है तो ठीक है, उसको उल्टा के देखिए, उसमें देखिए कि क्या क्या एक्सरसाइजें हैं, क्या चैप्टर में दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ चुके हैं। मैं तो बता ही रहा हूँ, आप बुक रखिएगा तो और अच्छे से समझिए कि हम क्या बता रहे हैं और क्या आपको पढ़ना है, क्या उसमें इम्पोर्टेंट है चैप्टर है जिसको अच्छे से पढ़ना है, क्या आपको पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कौन सा चैप्टर है वो भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें सेट्स, ऐसे उसको हम लोग सेट थ्योरी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समुच्चय सिद्धांत। इसी से रिलेटेड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये तीन चैप्टर जो है वो यूनिट फर्स्ट होता है जिसको हम लोग सेट्स एंड फंक्शन यूनिट में कहते हैं। यानी इसमें सेट्स और फंक्शन ये चीज़ जो आपको है सेट्स समुच्चय सिद्धांत, ये आप न्यू टॉपिक है, आप इससे पहले नहीं पढ़ेंगे ये सेट्स क्या होता है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड आता है रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में कहते हैं संबंध और फलन। आप इसी चैप्टर में देखिएगा कि संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है। यहाँ पे ये संबंध मत समझ लीजिएगा कि ये घर परिवार में जो संबंध देखते हैं भाई बहन का, माता पिता का, दोस्त का, वो संबंध नहीं है। हाँ संबंध वो भी होता है, लेकिन यहाँ संबंध पढ़ना है किसका, हमको सेट्स का पढ़ना है, समुच्चय का संबंध पढ़ना है। उसके बाद था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आगे 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना, फंक्शन समझिएगा। उसी से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही चीज़, जैसे उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़े हैं, सेक थीटा, बस वही 6 निष्पत्ति जो पढ़े थे आप लोग, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी रेशियो को इसमें फंक्शन पढ़ना। लेकिन वहाँ फार्मूला जो पढ़े थे उससे ज़्यादा फार्मूला आपको इसमें पढ़ना है। ये हो गया। अब देखिए ये फर्स्ट यूनिट का हो गया, सेट एंड फंक्शन यूनिट का। अब देखिए इसका यूनिट सेकेंड में आता है, वो अलजेब्रा का पार्ट होता है, जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ, इसको लिख भी सकते हैं आप। इसमें आता है सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। एक्सरसाइज के जब स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे, बहुत ही ईजी है, लग रहा होगा कि नया न्यू टॉपिक है, लेकिन जब ये समझ लीजिएगा तो आपको लगेगा बहुत ही आसान है ये। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स होता है समिश्र संख्या और क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। आप 10th में पढ़े हैं द्विघात समीकरण, वही चीज यहाँ पे है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे आपको संख्या तो पढ़े हैं। संख्या में जानते रहिएगा संख्या कितने प्रकार की होती है, उसमें प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, ये पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, लेकिन संख्या 2 ही प्रकार की होती है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। उसी पे आधारित बनता है, उसी के कंबाइंड फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें आपको बड़ी अच्छे से इसको हम डील करेंगे। उसके बाद था लीनियर इक्विटी, रैखिक और समीका। लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, रैखिक समीकरण पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड ये इनके 4 चैप्टर है। यानी आपको लग रहा होगा 10th में जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड चैप्टर ये भी मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, यह भी आपको जो है न्यू टॉपिक मिलेगा। और इसमें कहीं कोई ज़्यादा नहीं, किसी से सुने हुए कि मैथ लेते हो 11th में मैथ पढ़ोगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत भास्ट है, भारी लग रहा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कुछ लॉजिकल टॉपिक है जो लॉजिक से आप समझ सकते हैं और आसानी से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ सकते हैं। अब आइए बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद पर में आप पोलिनोमियल पढ़े हैं, बहुपद पढ़े हैं 9th में या 10th में, उसी से बनता है। बहुपद के प्रकार पढ़े हुए, बहुपद को 2 पार्ट में हम लोग 2 टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं, एक
भुजा के आधार पे ये टर्म के आधार पे, पद के आधार पे, एक डिग्री के आधार पे हम लोग अलग अलग करते हैं। तो याद कीजिए, उसमें आपको पद के आधार पे जो बांटते होगा उसमें आपको एक पदी बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद होगा, त्रिपदी बहुपद होगा, एक पदी मोनोमियल हो गया, द्विपदी बाइनोमियल हो गया, त्रिपदी ट्राइनोमियल हुआ। उसी का ये बाइनोमियल है, द्विपदी, याद आ गया होगा बाइनोमियल, उसी से रिलेटेड है, यानी बहुपद जो चैप्टर पढ़े उससे संबंधित आपको बाइनोमियल थ्योरम्स होगा। उसके बाद आता है इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी याद कीजिए, आप 10th में जरूर पढ़े होइएगा इसकी सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी, याद कीजिए एपी पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बस वही चीज का है, यहाँ भी आपको एपी पढ़ना है, लेकिन वहां सिर्फ आप एक पढ़े थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें आपको जीपी पढ़ना है शॉर्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक आपको इसमें और आता है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में इसमें हम लोग को बताएंगे। तो ये सेकेंड यूनिट हो गया आपको अलजेब्रा का। तो फर्स्ट यूनिट समझ गए, ये 3 चैप्टर है। सेकेंड यूनिट में आपको अलजेब्रा में ये चैप्टर पढ़ना है। इसके अलावा फिर आपको आता है इसके आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट, जो मैं सिलेबस पहले लिख रहा हूँ, इसको आप तो लिख ही सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी वे में स्क्रीनशॉट होगा, लिखना नहीं होगा, बाद में उसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं सिलेबस को। फिर मैं आपको आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए आगे यूनिट 3 आता है, उसमें स्ट्रेट लाइन्स, सरल रेखाएं, कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति का संरचना, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ये तीनों जो है वो आपको आता है यूनिट 3 में, किस पार्ट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट में। ये 10th में पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें पढ़े हुएगा कि आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेगा, 2 बिंदु के बीच की दूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि कोऑर्डिनेट गणित की वह शाखा होती है जिस शाखा में हम लोग बिंदुओं के नियामक निर्देशांक के रूप में हम लोग बीजगणितीय फार्मूलाओं, बीजगणितीय तथ्यों का हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, या बीजगणितीय तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाता है। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, ये यूनिट 3 में आ जाता है। वो भी 10th में पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड है, आसान लगेगा। उसी कोने ये डिस्टेंस फार्मूला, उसमें सेक्शन फार्मूला भी पढ़े हुएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े हुएगा, उसी से रिलेटेड चीज आपको इसमें मिलेगा। तो ये भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, ये भी आपका पढ़ा हुआ 10th में कुछ, तो इसमें समझने में आसान लगेगा ये। फिर उसके बाद आता है एक लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, इसको यूनिट 4 कहते हैं, ये कैलकुलस का पार्ट है। देखिए कैलकुलस ऐसे मेनली 12th में ही ज़्यादा है, लेकिन 11th में आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है। आप इसके बारे में, कैलकुलस का बेसिक चीज ये हुआ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये आप समझ सकते हैं इसमें, और इसका आगे का जो भी पार्ट है वो 12th के चैप्टर में आपको मिलेगा। तो इसका हम लोग वीडियो डेरिवेटिव्स का या कैलकुलस क्या है, इसका हम लोग 12th के क्लास का जो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए हैं उस पे आपको कैलकुलस के बारे में समझ सकते हैं, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिल ही जाएगा। कैलकुलस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी होगा लिमिट्स के रिलेटेड डेरिवेटिव से, वो आपके लिए भी फायदेमंद है, आप उस वीडियोज को भी देख सकते हैं। वो आपको यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 जो आता है वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, ठीक है, गणितीय तर्क शक्ति का जो क्वेश्चन होता है रीजनिंग, वो है, वो आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। ये एक चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ये तो मत समझिए कि एक वीडियो क्लास होगा उसमें आप ये पूरा का पूरा समझ सकते हैं, इतना ही इजी ये है। उसके बाद यूनिट 6 लास्ट यूनिट आता है, वो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स सांख्यिकी पढ़े हैं 10th में, उसी सांख्यिकी में जो हम लोग पढ़ते थे माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, वह बस उसी माध्य माध्यिका बहुलक, अगर माध्य माध्यिका जाना है तो उसी से यहाँ पर हमको डेविएशन पढ़ना है, विचलन पढ़ना है, माध्य के सापेक्ष विचलन पढ़ना है, माध्यिका के सापेक्ष विचलन पढ़ना, बस उसी से रिलेटेड चीज है। ये भी आपको इजी ही लगेगा क्योंकि 10th में ये इसको पढ़ के आए हैं। उसमें प्रोबेबिलिटी भी पढ़े हैं, प्रायिकता ये भी 10th में आपको था कि सिक्का उछालते हैं, ताश की गड्डी में से निकालते हैं, गेंद सिलेक्शन करते हैं, याद आ रहा होगा, तो वो प्रोबेबिलिटी इसमें भी पढ़ना है। ये यूनिट 6 है कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला के यूनिट 6 होता है। तो ये तो आपको सिलेबस के बारे में था, इसमें से कुछ आप सिलेबस समझ गए होइएगा कि क्या आप 10th में पढ़े हैं और क्या पढ़ के आए हैं। आप उसका रिवीजन भी 10th में कर लिए होगे तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। तो अब इसमें आपको टॉपिक वाइज जो है वो तो आप समझ ही गए कि कितना यूनिट 6 यूनिट पढ़ना है, टोटल एक्सरसाइज आपको 16 है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ के भी आए हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात इसमें एक सेट्स आता है, जो सेट्स नहीं पढ़े हैं आप उसके बारे में आपको समझना है।
वो फर्स्ट चैप्टर भी है, फर्स्ट टॉपिक में वही आपको स्टार्ट करूँगा, उसको आपको देख लेना है। सेट्स हिंदी में कहते हैं समुच्च। अब आ रहा है ये सेट्स है क्या, ये तो नया चीज़ देख रहे हैं, नया चीज़ समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं नया। देखिए आप इससे रिलेटेड वर्ड जो है वो आप समझे हुए हैं, ठीक है। यानी कहते हैं ना इससे संबंधित शब्द और भी होता है, एक ही नाम तो नहीं होता किसी चीज़ का। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़े हैं ये पर्यायवाची शब्द, उसी तरह सेट्स का भी पर्यायवाची वर्ड आप लोग पढ़े हैं, जिसका होता है कलेक्शन, संग्रह। संग्रह समझ रहे होंगे। समूह बनाने के लिए आपको बोला जाता है कि ग्रुप बनाइए, तो ग्रुप सुने हुए, ग्रुप भी समझ रहे हैं, कलेक्शन भी समझ रहे, संग्रह। तो समझिए सेट्स भी एक प्रकार का क्या है, संग्रह है, या कह सकते हैं सबको ग्रुप बनाते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, वह भी क्या होता है, सेट्स ही होता है। वहाँ वही चीज है। लेकिन अब इसमें है क्या कि हम किसको सेट्स कहेंगे। हम तो बहुत जगह बहुत देख रहे हैं, बहुत ग्रुप बना लिए, बहुत जगह कलेक्शन करके जमा कर देते हैं, क्या सब सेट्स हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसमें हम लोग सभी कलेक्शन को या सभी संग्रह को सेट्स नहीं कहेंगे। इसलिए सेट्स की परिभाषा को पहले समझ लीजिए, तब मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा। सेट्स का परिभाषा आता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। अब सुपरिभाषित वस्तु का संग्रह वेल डिफाइंड है, यहाँ पे आ ही रहा है कि वेल डिफाइंड है और ऑब्जेक्ट्स है। अब रहा क्या, वेल डिफाइंड किसको कहेंगे हम, किस संग्रह को या किस कलेक्शन को हम लोग सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कहते हैं, इसको समझना है। ये समझ जाइएगा तो आप इजी वे में समझ सकते हैं कौन सा सेट होगा कौन सा सेट नहीं होगा। देखिए सिंपल समझिए कि हम लोग कोई संग्रह कर किए, वह संग्रह सबके लिए परिभाषित हो जाए। सबके लिए परिभाषित का मतलब हो गया कि हम जो ग्रुप बनावे या संग्रह किए, वह संग्रह हमारे अगल बगल सभी व्यक्ति जो उसको जानता होगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा चीज हो जिसको कुछ नहीं जानता है, उसके बारे में नहीं बोले। जो उस चीज को जान रहा है, उस जानने के बाद अगर पूछेगा क्या ये मेरा संग्रह सही है, अगर वह भी आपके संग्रह से क्या हो के समर्थन में हो, तब जाके वो क्या हो जाता है, सुपरिभाषित हो जाता है। उसी संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वह संग्रह जो सबके लिए परिभाषित हो। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम संग्रह करेंगे उससे संग्रह के अगेंस्ट में, विरोध में कोई दूसरा आदमी नहीं बोल सकता कि नहीं ये संग्रह गलत है, ये संग्रह ऐसा नहीं होगा, तो वह कभी भी सेट्स नहीं होगा। अब देखिए जैसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला तो पढ़े हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर जानते हैं, वॉवेल क्या क्या होता है, तो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये 5 है। क्या कोई बता सकते हैं? किसी भी आदमी से पूछिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू के अलावे कोई दूसरा लेटर होता है? तो देखिए जो पढ़ा लिखा होगा, जो पढ़ता होगा वही बताएगा ना। अगर मान लो जो नहीं पढ़ता है तो वो भी आपको एक शब्द में ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं होगा, वो सिर्फ ये बोलेगा हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमको उसी को इसमें शामिल करना है जो इसके बारे में जानता होगा, इस तथ्य से परिचित होगा और जो बताएगा कि ना हाँ ये है और ये गलत है। जो ये बोल देगा कि नहीं हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो इसका मतलब वो नहीं, उसको हम अपरिभाषित नहीं बोलेंगे। परिभाषित उसी को बोलेंगे जो पढ़ा लिखा हो, जो जानता हो इस तथ्य के बारे में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरिभाषित मानेंगे। अब बताइए वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू, कोई भी आदमी किसी से भी पूछेगा ये आपको बताएगा कि नहीं ये वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू होता है, यही 5 वॉवेल होता है। इसलिए ये वॉवेल जो है, ये वॉवेल का जो हम लोग संग्रह करेंगे, यह संग्रह क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। जैसे ही यह संग्रह सुपरिभाषित हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, समुच्च कहेंगे। समझ गए? अब देखिए हम लोग ये बनाते हैं प्राकृत संख्या, समझ रहे हैं प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या को संग्रह करें तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या यही होगा 1 2 3 4 5। कोई भी आदमी इसको नहीं बोल सकता कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 के अलावे होगा, ये नहीं होगा। कोई नहीं काटेगा, जब भी नहीं काटेगा
इसके फेवर में सब आ रहा है, यानी सब इसको परिभाषित मान रहा है, सब इसको मान रहा है कि यही 5 होगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। इसलिए हम यह संग्रह को भी क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड कहेंगे, सुपरिभाषित कहेंगे। इसलिए यह संग्रह भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये तो आ रहा होगा कि हम तो ऐसा ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो सुपरिभाषित ही हो जाए। अब देखिए आपको कुछ अलग टाइप का भी एग्जाम्पल देते हैं जो सुपरिभाषित नहीं भी होगा। हमको ऑनेस्ट पर्सन का एक संग्रह बनाना है, ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार व्यक्ति का संग्रह। तो इसमें क्या है, जैसे हम मान लीजिए मेरे अनुसार हम राम को ईमानदार मानते हैं, मोहन को ईमानदार मानते हैं, सोहन को ईमानदार मानते हैं और सीता को ईमानदार मानते हैं। यानी मेरे नज़र में ये 4 पर्सन जो है वो क्या है, ईमानदार है। क्या राम मेरे लिए ईमानदार है, क्या आपके लिए ईमानदार है? आप सोच सकते हैं, आप राम को अगर जान रहे हैं, परिचित है राम से, हो सकता है मेरे लिए राम तो ईमानदार है लेकिन आपके लिए वो ईमानदार नहीं भी हो सकता है। मोहन मेरे लिए ईमानदार है, आपके लिए नहीं भी हो सकता है। या हो सकता है कि सोहन जो है मेरे लिए भी ईमानदार है, आपके लिए भी ईमानदार है। तो इस स्थिति में क्या लग रहा है कि जो हम राम, मोहन, सोहन, सीता का ये जो ग्रुप बनाए, संग्रह किए, ये पर्सनली मेरे लिए बना हुआ है कि ये लोग ईमानदार है। हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए इसमें से मोहन और सोहन ईमानदार होगा, सीता और राम उसके साथ ईमानदारी नहीं रखा होगा, तो वो क्या होगा, वो उसके लिए ईमानदार नहीं होगा। तो क्या इस संग्रह से सभी सहमत हो सकते हैं? नहीं होंगे, कतई इसके सहमत नहीं होंगे। कतई इससे सहमत जब नहीं होंगे तो क्या वो सुपरिभाषित वेल डिफाइंड हुआ? नहीं हुआ। तो जब भी वेल डिफाइंड नहीं हुआ, इसलिए इस संग्रह को हम लोग सेट्स नहीं कहेंगे। तो अब ये सिंपल सा ही देखिए कि यदि हम लोग कोई संग्रह बनावे, अगर वो संग्रह से सभी व्यक्ति सहमत हो तो वह सुपरिभाषित होगा, और जैसे ही सुपरिभाषित होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। यदि वह संग्रह से सुपरिभाषित नहीं होता है तो वह संग्रह क्या होगा, सेट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ हम तो ये बताए ईमानदार, अगर हम लोग इसमें बोले सुंदर व्यक्ति का, तो मान लीजिए सुंदर व्यक्ति का हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं कि मोहन सुंदर, ये राम बहुत सुंदर है, सुंदरता की कमी नहीं होती है, सुंदरता की कमी नहीं होती है। हमारे लिए राम सुंदर, राम हमारे लिए सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर होगा ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ भी वह क्या होगा, विरोधाभास होगा। तो विरोधाभास ही होगा तो निश्चित रूप से वह सुपरिभाषित नहीं होगा, उसको हम लोग सेट नहीं कहेंगे। तो हम लोग संग्रह, जब हम लोग संग्रह बनाते हैं तो उसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि वह संग्रह सेट्स होगा जिसमें संग्रह में कहीं भी विशेषण शब्द नहीं लगा होगा। विशेषण शब्द क्या होगा, जैसे अभी बोले हम सुंदर व्यक्ति का संग्रह, जैसे हम बोले ईमानदार व्यक्ति का संग्रह, उसी तरह बेईमान व्यक्ति का संग्रह। तो ईमानदार, बेईमान, सुंदर, ये सब जो है विशेषण है, विशेषण शब्द लग जाएगा जिस संग्रह में, वो कभी भी किसी भी स्थिति में सबके लिए सुपरिभाषित नहीं होगा और वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। जैसे प्रेमचंद्र का उपन्यास, ये कहानी पढ़े हुएगा तो बहुत सा आदमी को पूछा जाएगा कि प्रेमचंद्र की कहानी कौन सबसे अच्छी लगती है, यानी सबसे अच्छी कहानी के बारे में, तो निश्चित रूप से सबका अलग अलग होगा। किसी को गोदान अच्छा लगता होगा, किसी को गबन अच्छा लगता होगा, किसी को नमक का दरोगा अच्छा लगता होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, वहाँ पूछा गया सबसे अच्छे कहानी का संग्रह, तो निश्चित रूप से वह कहानी का संग्रह उसके लिए क्या होगा, विशेषण का रूप में आ रहा है, संग्रह विशेषण के रूप को बता रहा है। तो इसलिए उस संग्रह को हम लोग क्या सुपरिभाषित नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सबके लिए सुपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि उस संग्रह से सभी सहमत नहीं हो सकता। अब बॉलीवुड में चले जाइए, उसके एक्ट्रेस के बारे में, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, तो कोई शाहरुख खान को फेवरेट मानेगा, कोई अमिताभ बच्चन को मानेगा, कोई ऋतिक रोशन को मानेगा, कोई अजय देवगन को मानेगा। तो इस तरह से क्या होगा, सबका अलग अलग फेवरेट एक्टर होता है। तो उस स्थिति में भी क्या होगा, वहाँ सहमति नहीं बनेगा, और जैसे ही सहमति नहीं बना उसको हम लोग वेल डिफाइंड सुपरिभाषित नहीं कहेंगे संग्रह को, वह कभी भी सेट नहीं होगा। तो समझ गए होइएगा, सेट्स के एग्जाम्पल से भी समझ गए कौन सा संग्रह सुपरिभाषित होगा, कौन सा नहीं होगा। उसके लिए आपको सीधा सा एक चीज याद रखना है कि कौन सुपरिभाषित होगा, कौन सा नहीं होगा। उसके लिए कि जिस संग्रह में, जिस कलेक्शन में विशेषण शब्द, एडजेक्टिव वर्ड इंक्लूड हो जाएगा, लग जाएगा,
वह किसी भी परिस्थिति में सुपरिभाषित नहीं होगा। उस संग्रह के लिए हमेशा सभी सहमति नहीं दे सकते हैं, इसलिए वह समुच्चय नहीं होगा, सेट नहीं होगा। लेकिन जिस संग्रह में विशेषण शब्द नहीं लगा हुआ है, उस संग्रह में सभी व्यक्ति उसमें सहमति दे सकते हैं, अर्थात वो सभी के लिए सुपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग सेट कहेंगे। जैसे एक सिंपल सा आप एक एग्जांपल आपको देते हैं, क्रिकेट के बारे में सबको अध्ययन होगा। क्रिकेट अभी फेवरेट गेम है इंडिया के लिए। तो क्रिकेट में हम लोग खिलाड़ी का नाम भी जानते हैं। हम इंडियन प्लेयर्स का भी नाम पूछे, यदि हम लोग पूछ दे इंडियन क्रिकेट टीम का बेस्ट प्लेयर, तो उसमें किसी का होगा विराट कोहली है, कोई जो बोलेगा धवन को बोलेगा, कोई रोहित शर्मा को बोलेगा, हो गया, कोई रैना को बोलेगा, युवराज बोलेगा। मान लिया हम यहाँ से ले लिए कि इंडियन क्रिकेट टीम का बेस्ट प्लेयर मेरे नज़र में हम विराट, धवन, रोहित और रैना को मानते हैं, ठीक है। क्या इससे सभी सहमत होंगे? कतई नहीं हो सकते हैं, सभी इससे सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम विराट को लाइक कर रहे हैं, अच्छा खेल रहा, सभी आदमी विराट को लाइक नहीं कर सकता, सभी आदमी धवन को लाइक नहीं कर सकता, सभी आदमी रोहित को लाइक नहीं कर सकता। हो सकता है इसमें से कुछ प्लेयर ऐसा भी होंगे जो कुछ के लिए लाइक करते हो, जो उनको फेवरेट प्लेयर मानते होंगे, कोई फेवरेट प्लेयर नहीं भी मानते होंगे। तो इस स्थिति में यह जो संग्रह है वो सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है, इसमें सभी आदमी का सहमति नहीं हो सकता है, इसलिए सुपरिभाषित नहीं होगा। तो ये हम क्या बोले, फेवरेट प्लेयर के नेम्स बोले इंडियन क्रिकेट टीम का, उसके लिए। अगर हम फेवरेट हटा दे, हम सीधे बोले इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का नेम, तो हम उसमें प्लेयर्स लिखे विराट, धवन, रोहित और रैना। देखिए वही तक है, वही टॉपिक है, वही कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, इसमें से हम किसको हटा दिए, फेवरेट वर्ड को हटा दिए, यानी जो सर्वश्रेष्ठ या जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के हटा के हम सिर्फ बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का संग्रह, प्लेयर्स का संग्रह, तो उसमें विराट, धवन, रोहित और रैना लिख दिए। इसमें से कोई आदमी इस संग्रह से असहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विराट, धवन, रोहित, रैना ये सब इंडियन क्रिकेट टीम का क्या है, प्लेयर है। तो जब भी ये इंडियन क्रिकेट टीम का प्लेयर है तो इसमें सभी का सहमति बन रहा है, तो उस स्थिति में ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। कब? जब हम सीधे बोले कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का नाम है, प्लेयर्स का संग्रह कर रहे हैं, उसमें ये क्या हो रहा है, वेल डिफाइंड हो रहा है, सब इसके साथ सहमत है इस संग्रह के साथ। लेकिन जब भी उसके साथ हम लोग बोलते हैं बेस्ट प्लेयर, तो बेस्ट प्लेयर जैसे ही लगा तो बेस्ट में क्या हो गया, वो विशेषण शब्द इंक्लूड हो गया, तो उसमें क्या होगा, बेस्ट प्लेयर का संग्रह जब हम बोल देंगे उसमें अगर ये लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सबके लिए परिभाषित नहीं होगा, सब इससे सहमत नहीं होंगे इस संग्रह से, इसलिए वह सेट नहीं होगा। समझ गए होइएगा सेट्स? हमको लग रहा है कि आप अच्छे से समझ गए होइएगा सेट्स के बारे में। सिंपल सा यही याद रखना है कि जिस संग्रह में विशेषण शब्द लगा होगा वो संग्रह कभी भी वेल डिफाइंड सुपरिभाषित नहीं होगा, जिसके कारण उसको हम लोग संग्रह को सेट समुच्चय नहीं कहेंगे। और जिसमें विशेषण शब्द नहीं लगा हुआ है वह क्या होगा, सेट समुच्चय हो जाएगा। विशेषण शब्द नहीं लगने वाले संग्रह को ही हम लोग क्या करते हैं, सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। बस ये याद रखिएगा, आप सेट्स को अच्छे से समझ जाइएगा। ये तो हम अभी सेट्स के डिफिनेशन के बारे में बताएं, नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे हम लोग सेट्स को, फिर इसके बाद डिफाइंस का टाइप क्या होता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। निश्चित रूप से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो इसके बाद का वीडियो जो अपलोड होगा उसको मिलते जाएगा आपको, और देखते जाइएगा।